वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार चावल बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजार की बात करें तो रिकवरी जो है वो बाजार में आज फिर देखने को मिल रही है, और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो वहां पे भी रिलीफ रैली देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ मार्केट में वापस आते हुए, लेकिन ये स्ट्रेंथ परमानेंट है या टेम्परेरी, इस पे हम बातचीत करेंगे। आज अगर हम निफ्टी के लेवल्स को देखें एक बार, 23,800 के ऊपर इस समय निफ्टी कामकाज कर रहा है, 225 अंकों की रिकवरी देखते हुए। वहीं सेंसेक्स में करीबन 750 अंकों की रिकवरी है, 76,823 का लेवल है। और बैंक निफ्टी में भी एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, 55,273 का लेवल है, करीबन 400 अंकों की यहाँ पे मजबूती देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स हल्का हुआ है, 4%, 19 के लेवल के नीचे आ चुका है, थोड़ा बहुत कंफर्टेबल यहाँ पे इंडिया विक्स होते हुए। लेकिन आज की जो क्लियर आउट परफॉर्मेंस है वो हमको मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिल रही है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स जो है वो करीबन 1.77% की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है, रिकवरी ही बोलेंगे। और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीबन 1.7% की इजाफा देखने को मिल रहा है। आज अगर सेक्टोरल इंडाइसेस देखिए तो मेजोरिटी ऑफ द इंडाइसेस आर इन ग्रीन टुडे, एक्सेप्ट फॉर एक इंडाइस जहाँ पे लाल निशान है, वो है मेटल, जहाँ कल हमने काफी अच्छा एक मोमेंटम दिखा था, थोड़ा सा स्टेबलाइज होते हुए, कंसोलिडेट करते हुए मेटल इंडेक्स। लेकिन निफ्टी आईटी इज द स्टार परफॉर्मर। बहुत दिक्कतें हमने इस सेगमेंट में देखी थी, बहुत शार्प करेक्शंस देखी थी, लेकिन आज एक अच्छा बाउंस बैक है, 4% का इजाफा निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। 1,000 पॉइंट्स की यहाँ पे रिकवरी, एक बाउंस बैक। रियल्टी भी मरा हुआ सेक्टर था, यहाँ पे भी आज रिकवरी देखने को मिल रही है। ऑटो में भी करीबन यहाँ पे 2% का इजाफा देखने को मिल रहा है। ऑटो में लगातार हम लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से एक अच्छा मोमेंटम वापस आते देख रहे हैं। तो ये तो बाजार का हाल रहा, लेकिन बाजार टिकेगा या नहीं अभी हमें नहीं पता। क्या टेम्पररी बॉटम है ये भी नहीं पता, क्या परमानेंट बॉटम बन चुका है ये भी नहीं पता, क्या हम बुलिश मोड में है या फिर हमको बेयरिश रहना चाहिए, क्या पेसिमिज्म इज इन द प्राइस। देयर आर लॉट मेनी क्वेश्चंस जिनके बारे में हम रोज चर्चा करते हैं। चलिए आज भी हम इसी पे चर्चा करेंगे और आपको एक डायरेक्शन देने की कोशिश करेंगे। तो खास पैमाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर समीर दलाल, इज प्रेसिडेंट एट दलाल एंड सन्स स्टॉक ब्रोकर्स, एंड मिस्टर दिलीश जैन, इज हेड वीपी टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च एट सेंट्रम ब्रोकिंग। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। माय फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू नीलेश। नीलेश, आपसे बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। मार्केट में हाल तो खराब ही है, इट्स 19th डे ऑफ गल्फ वॉर, जहाँ पे बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। आपकी सप्लाई डिस्ट्रप्शंस भी है, कॉस्ट प्रेशर्स भी अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिल रहे हैं। उस बीच निफ्टी में थोड़ा बहुत बाउंस बैक है। ये बाउंस बैक कितना सस्टेनेबल है? आपको लगता है कि थोड़ा बहुत और यहाँ से ऊपर जा सकते हैं मार्केट, या फिर हमें बहुत कॉशियस रहना चाहिए? वेरी गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिल्कुल देखिए मैम, लगातार हम पिछले कुछ दिनों से करेक्टिव फेज देख रहे थे। इनफैक्ट अभी भी जो लोअर टॉप एंड लोअर टॉप फॉर्मेशन है वो इंटैक्ट है। बट अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें, निफ्टी का जो मोमेंटम इंडिकेटर आरएसआई था वो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड टेरिटरी 25 के नीचे फिसल चुका था। अब वहां से हमने एक पुल बैक देखा है जो कि काफी स्वाभाविक है। हिस्टोरिकल डेटा भी ये इंडिकेट करे कि जब जब आरएसआई 20 की रेंज में जाता है, मार्केट 500 टू 800 पॉइंट तक का एक पुल बैक देता है। तो एटलीस्ट यहाँ से 800 पॉइंट का जो निचले स्तरों से पुल बैक था वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर हम रिट्रेसमेंट देखें एंटायर फॉल का जो ऊपरी स्तरों से शुरू हुआ था 3 फरवरी के हाई से, तो यहाँ पर 23.6% रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। मेरे ख्याल से जो मोमेंटम है, जो पुल बैक प्ले है, वो यहाँ से और कंटिन्यू हो सकता है। 24,300 24,250 तक के जोन में हमें निफ्टी यहाँ से कंटिन्यू पुल बैक करता हुआ नजर आएगा। तो 24,250 के लेवल्स को ध्यान में रखते हुए जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो होल्ड करके चल सकते हैं। बट ये अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ और सिर्फ पुल बैक प्ले के तौर पर देखना चाहिए। जब तक 24,300 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक यहाँ पर संभावना काफी ज्यादा है कि ऊपरी स्तर से फिर से हमें एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है, सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब जो कंफर्ट हमें यहाँ पर आ रहा है वो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स को देखते हुए। अगर आप यूएस की मार्केट की विक्स पर भी नजर डालें, S&P 500 की विक्स, वहां पर भी पिछले 3 दिनों में लगातार हम करेक्शन देख रहे हैं इन विक्स में। और इंडियन मार्केट में भी पिछले 3 दिनों में इस सप्ताह में लगभग 20% का करेक्शन विक्स में हम देख चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो कंफर्ट बुल्स को चाहिए वो यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर फर्दर कूल ऑफ विक्स होता है तो डेफिनेटली यहाँ पर हम मार्केट में जो रिकवरी है वो और शार्प हमें होती हुई नजर आएगी। और देखिए बैंक निफ्टी, इनफैक्ट आज के सेशन में एक ब्रॉड बेस्ड बाइंग हमें देखने को मिल रही है। मेटल्स हालांकि थोड़ा सा पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, बट ये जो ब्रॉड बेस्ड बाइंग है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने वाला है। ब्रॉडर मार्केट्स में लीडरशिप हम देख रहे हैं
वहां पर भी कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो इस ओवरऑल जो स्ट्रक्चर को हमें देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इंडेक्स में हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिले, बट यस, सेक्टोरियल फ्रंट पर रियलिटी बीटन डाउन, आईटी बीटन डाउन, ये कुछ एक सेक्टर है जहां पर हमें एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। बैंकिंग पर भी नजर रखने की सलाह होगी, जहां पर बैंक निफ्टी की बात करें तो 55,500 से 56,000 की रेंज में हमें यहाँ से बैंक निफ्टी स्पॉट में जाता हुआ नजर आ रहा है। वेरी गुड आफ्टरनून समीर सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। समीर सर, आपकी शॉपिंग लिस्ट रेडी है? क्या आपने खरीदना शुरू कर दिया है या फिर अभी भी आप इंतजार कर रहे हैं? तो थोड़ा सा शॉपिंग किया था है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो गीतू जी। सो थोड़ा सा प्लेजर। शॉपिंग तो किया हुआ है जब मार्केट गिर रहा था, बट आई विल से दिस कि अगर मुझे 100 रुपये इन्वेस्ट करने थे, शायद फिलहाल अभी 10 रुपये ही इन्वेस्ट किए हुए हैं। फॉर द सिंपल रीजन कि मेरे मार्केट के तीन डिफरेंट फेजेस के तीन डिफरेंट व्यूज है। द फर्स्ट इज द शॉर्ट टर्म व्यू। मेरा शॉर्ट टर्म व्यू है कि मार्केट अभी भी यहाँ से काफी नेगेटिव लग रहा है, क्योंकि ये जो वॉर सिचुएशन है, जो वॉर चल रही है फिलहाल, इज वेरी नेगेटिव, क्योंकि क्रूड प्राइसेस जो इतने एलिवेटेड है, इंडिया को हिट डेफिनेटली करेंगे इन द शॉर्ट टर्म। और देर आर नो ट्रिगर्स पर से फॉर द मार्केट टू गो अप बारिंग शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि निफ्टी में एफआई शॉर्ट है। बट द फैक्ट रिमेन्स कि नंबर्स उतने अच्छे आने वाले नहीं है, फॉर बिकॉज प्राइसेस ऑफ क्रूड हैव गॉन अप, व्हिच इज गोइंग टू बी इन्फ्लेशनरी इन नेचर। तो इंटरेस्ट रेट कट्स तो अभी अब हमें भूल जाने चाहिए। एंड margin pressure will come for companies who are not able to pass on any of this increase in cost. तो from the short term we remain negative. मीडियम टर्म में मेरा व्यू है कि मार्केट कंसोलिडेशन मोड में जाएगा। इवन दो वी बिलीव के शॉर्ट टर्म में इट कैन गो डाउन टू 22,000, वी डोंट थिंक कि मीडियम टर्म में इट विल गो बिलो दैट, एंड द रेंज कुड प्रोबेबली बी बिटवीन 22,000 to 24,500. सो मार्केट इन द नेक्स्ट से 6 to 9 months के व्यू से मार्केट कंसोलिडेट करेगा, and it will constantly give opportunities, क्योंकि क्या होगा, 1 or 2 companies may report bad numbers which will pull the market down, or that's individual stock down, और फिर वो स्टॉक तभी करेक्ट करेंगे तब लेने का मौका आएगा। और थर्ड व्यू जो मार्केट पे बन रहा है वो लॉन्ग टर्म व्यू है, और लॉन्ग टर्म व्यू हमारा अभी भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, फॉर द सिंपल रीजन कि वी बिलीव कि दिस वॉर इज, जो हर दिन जाते जा रहा है, we are getting closer to the end of the war, because the war is quite expensive for the US to keep running. They are spending over $1 billion a day just to run this war. So I don't think the US is going to keep doing this for an extended period of time. कभी ना कभी वो कुछ ना कुछ प्रपोजल लाके ये वॉर पे रोक लगाएंगे, या फिर फ्रेश अग्रेशंस करना कम कर देंगे. It will be more of a defensive stance than an aggressive stance. Okay. And once things over, say 3 months time, start cooling off. Agar crude in 3 months time starts coming off a little bit, supply, see 3 महीने में तो नहीं होने वाला, but supply side will take time to come back. So as it starts coming back and crude starts moving down, वो इंडिया का जो pessimistic view है वो negate होते जाएगा, and then maybe 1 year down the line we can see the market actually starting to make a bull run well about 24,500, 25,000, probably testing new highs at the end of 1 year. So because of that view, we are being very cautious in deploying capital. यानी कि हम पूरा पैसा अभी नहीं डाल रहे, क्योंकि हमारा मीडियम टर्म व्यू में है कि रिजल्ट्स नहीं आएंगे, जब करेक्शन होगा तब हम ज्यादा अग्रेसिवली लेंगे. So given these three views, मेरा for all viewers I would suggest, जो भी इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, जो भी स्टॉक्स आप सिलेक्ट करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, उसमें थोड़ा थोड़ा सा ही खरीदिए, बहुत ज्यादा मत खरीदिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में डाउनसाइड ज्यादा है, एंड यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बाय इट एट लोअर लेवल्स. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. ओके, समझो कि आप रिलायंस इंडस्ट्रीज, लेट्स टेक द बिगेस्ट कंपनी जहां पे हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. अगर आप 1400 पे लेते हो और 1 ईयर में वो प्राइस से 1600 होता है, तो यू आर अर्निंग 200 रुपीज ऑन 1400, जो अबाउट 14.5-15% रिटर्न बैठता है. पर अगर वो सेम स्टॉक, बिकॉज एक क्वार्टर का नंबर्स थोड़े सबड्यूड आते हैं एंड करेक्ट टू 1300, फिर 1300 to 1600 इज अ 300 रुपी राइज ऑन 1300, because target price doesn't change from long term perspective. So that becomes a 300 on 1300 becomes a 22% return. तो रिटर्न डिफरेंशियल 7 to 8% बन जाता है just by waiting and buying it at a slightly better price. But क्या हम गारंटी दे सकते हैं कि 1300 आएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते. So that is why we are slowly nibbling into the market, small lots.
1400 पे थोड़ा लेंगे, अगर 1360 आता है थोड़ा और लेंगे, अगर 1320 आता है थोड़ा और लेंगे. If 1300 comes, I might go more aggressive and buy a bigger lot. So I would say be cautious. थोड़े थोड़े investments करिए छोटे छोटे lots में, and you will make return at the end of 1 year. But don't be in a rush कि आज सब कुछ आज ही ले लो. जी बिल्कुल, आपने सही सुझाया है कि ग्रेजुअली इन्वेस्ट करें, एकदम लमसम मार्केट में उतरने की जरूरत नहीं है. ब्रॉडर मार्केट्स में काफी अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है. पहले हम निफ्टी 100 के स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, और आज के विनर्स जो है वो आईटी की सेक्टर से है. कोफोर्ज 6% ऊपर है, टाटा टेक्नोलॉजीज 5.5% ऊपर है, केपीआईटी टेक में भी करीबन 5% का इजाफा देखने को मिल रहा है. और दिग्गज तो ऊपर है ही है, आपके इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा और अन्य काउंटर्स एचसीएल टेक में काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है. रुझान नहीं बोलेंगे, बोलेंगे पिटाई के बाद थोड़े बहुत बाउंस बैक देखने को मिल रहा है. सो दिलेश, आईटी स्पेस में कुछ लेना चाहिए कि इस बाउंस बैक को इग्नोर करके थोड़ा इंतजार करना चाहिए? देखिए, आईटी स्पेस में एक डेड कैट बाउंस हम कह सकते हैं वो हमें देखने को मिल रहा है. तो खरीदारी की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक कंफर्मेशन अभी भी अवेटेड है कि ये बेस बना है, शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, या मियरली एक पुल बैक है. बट यस, अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है जो ट्रेडिंग के लिहाज से 1-2 दिन के हिसाब से अगर प्ले करना चाहता है विद स्टॉप लॉस, देन आई थिंक लार्ज कैप में इन्फोसिस एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, जहां पर ऊपरी सरों पर 1300 से 1320 तक की हमें जगह नजर आ रही है. 1255 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के इस पर्टिकुलर काउंटर पे नजर रखी चल सकते हैं. उसके अलावा कोफोज एक दूसरा काउंटर होगा जहां पर भी एक पुल बैक 1180 से 1200 तक का हमें नजर आ रहा है. 1100 के नीचे जब तक नहीं फिसल सकता है तब तक यहाँ पर पुल बैक कंटिन्यू हो सकता है. तो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जहां पर पुल बैक प्ले करके चल सकते हैं. बट यस, बड़ी खरीदारी फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, थोड़ा पोजीशन लिहाज से मेरे ख्याल से थोड़ा इंतजार करें, और कंफर्मेशन आने के बाद ही यहाँ पर एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं. जी, आज सीएलएसए की एक रिपोर्ट भी आई है जहां उन्होंने परसिस्टेंट सिस्टम्स और कोफोर्ज के लिए जो है काफी अच्छे टारगेट्स दिए हैं. दे एक्सपेक्ट 78% अपसाइड फॉर बोथ दीस स्टॉक्स. समीर सर, आर यू बाइंग आईटी स्टॉक्स की अभी नहीं? तो आईटी में अभी वैल्यूएशन करेक्शन जो हुआ है हैज बीन क्वाइट सिग्निफिकेंट, राइट. जो पीईजी रेशियो 4 पे था वो अभी 2.5 पे आ चुका है बेस्ड ऑन 4-5% टॉप लाइन ग्रोथ. द क्वेश्चन जो should, which I don't also have an answer to, and I don't think IT companies के पास भी फिलहाल आंसर है कि is the 5% growth momentum जो उनका टॉप लाइन पे है वो मेंटेन होगा, because some of these tools that have come into place जो IT की employee based service जो traditional services है Indian IT companies की, is it going to be required? The way I look at it is वो requirement शायद रहेगा, the way I try to answer it, but कम रहेगा. Meaning you will be able to use less people to do the same amount of work, यानी कि efficiency बढ़ेगी. तो obviously what will happen is you may not be able to charge the same amount to the client, but you will not have that cost incremental, but you will be able to get a higher margin per employee. तो profitability need not come under significant pressure, क्योंकि सब corporates could have also implemented IT themselves, but the reason कि उन्होंने बाहर से IT implement किया because there has to be someone accountable and someone who can fix the systems glitches जो भी आते हैं. तो जब AI integration उनके systems के साथ होंगे तो obviously they will need someone to fall back upon to do the integration and to maintain it and upstream it and to constantly monitor कि कुछ errors नहीं आ रहे. तो वहां पे Indian IT will definitely stand out. So I feel Indian IT probably may not maintain the top line growth, but profitability growth may continue. और अगर profitability growth 5 to 8% के बीच में रहती है and the stocks are trading at say 16 times earnings, तो PEG2 बैठता है 2.5 to 2, which can sustain. और अगर वो सस्टेन होते हैं and growth is of 5%, तो आपका dividend yield तो already 6% बैठ रहा है and then you get a 5% growth. तो from that perspective आपको 11% return मिल सकता है year on year from the stock, which becomes much better than having money sitting in FDs or arbitrage funds या वहाँ. तो from the debt perspective IT becomes a buy, but from an equity perspective अभी भी I am not as comfortable, क्योंकि जब हम equity में invest करते हैं तो we want a minimum 15% CAGR return. तो वो फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा है, बट यस 10-12% रिटर्न केगर यहाँ से डेफिनेटली मिलने का स्कोप है. तो वो एंगल से अगर आप देखें तो यू कैन मेक एन इन्वेस्टमेंट.
बट डोंट एक्सपेक्ट सुपरलेटिव रिटर्न्स जो आप 78% का अपसाइड की बात कर रहे हैं. आई डोंट नो व्हाट द टाइम जी, फ्रेम इज, मे बी इट्स 2 years, 3 years, आई अच्छा, डोंट नो व्हाट द टाइम फ्रेम इज of what these yeah, people it are has to be doing. more than 12 months, yeah. तो बट आई एम नॉट इन दैट कैंप कि वैसे सुपरलेटिव रिटर्न्स मिलेंगे. एंड हम्म, इवन जो आप परसिस्टेंट की बात कर रहे थे, यू नो पीपल टॉक की परसिस्टेंट इज ग्रोइंग मच फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री. बिल्कुल ग्रो कर रही है, पर जब लार्जर पियर्स में प्रेशर आ रहा है, आई एम श्योर सम ऑफ द स्मॉलर पियर्स, उनकी उतनी डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट में नहीं है या सर्विस में नहीं है कि दे विल बी एबल टू ग्रो एट अ डबल द पेस of some of the larger peers, and that's why they should trade at a higher PEG multiple. And because they trade at a higher PG, तो मेरे हिसाब से the risk in a persistent is actually far more than a risk in a TCS at this point of time. अगर हम risk reward basis पे देखें तो I would be more comfortable in larger IT than I would be in smaller IT. Because the smaller companies, you also got to look at it, may not be able to do the same kind of integration of AI from the smaller players. Smaller players may not be able to tie up that easily with AI players. तो कैसे होगा? I don't have an answer at this point of time. But yes, we need to see. Retrospect में सब clear हो जाएगा 2 years down the line. But I would much rather be in a larger play where my risk is a little lower. Maybe return थोड़ा कम मिले, but that's okay. I'm okay with slightly lower return because I'm not investing in IT from an equity 15-18% CAGR kind of return. नीलेश जी, आज अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से जुड़ी कंपनियों में भी आज इजाफा है, क्योंकि क्रूड महंगा हो रहा है तो सबका अब ध्यान जो है ईवीज पे जा रहा है. जेबीएम ऑटो जो है आज का टॉप गेनर है. अगर हम मार्केट्स में देखें, निफ्टी 500 स्टॉक्स में जेबीएम ऑटो इज नियरली अप 13.5%. ओलेक्ट्रा ग्रीन को भी देखेंगे, ओलेक्ट्रा ग्रीन भी करीबन 7.5% ऊपर कामकाज करते हुए. एथर एनर्जीज, ओला के स्टॉक में भी आज हरा निशान देखने को मिल रहा है. सो इनमें से कोई स्टॉक आपको पसंद है? देखिए, आउट ऑफ ऑल द नेम्स दैट यू हैव मेंशन, इसके अंदर जेबीएम ऑटो ले लीजिए, ओलेक्ट्रा ले लीजिए, काफी बीटन डाउन काउंटर है. काफी लंबे समय से जो करेक्शन था वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है. तो ओवरसोल्ड टेरिटरी से इनफैक्ट मार्केट में ही हमें पुल बैक देखने को मिल रहा है. यहाँ पे नो डाउट थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस हम जरूर देख रहे हैं. बट इस पर्टिकुलर स्पेस में से अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो जेबीएम ऑटो, ओलेक्ट्रा सिर्फ और सिर्फ पुल बैक के पर्सपेक्टिव से हमें देखना होगा. उसके अलावा एथर एनर्जी एक पर्टिकुलर काउंटर है जहां पर स्ट्रक्चर काफी बेहतर नजर आ रहा है. एथर एनर्जी फिलहाल जो 750 पर ट्रेड हो रहा है, काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है. इसे करंट लेवल पर भी लॉन्ग कर सकते हैं, थोड़ी सी डिक्लाइन पर इसे ऐड करके चल सकते हैं, क्योंकि ऊपरी स्तर पर 800 से 850 तक के लेवल हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं. और इतने वीकनेस वाले मार्केट में इस पर्टिकुलर काउंटर ने आउट परफॉर्मेंस ऑलरेडी दिखाया है और आज एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर एक कंफर्मेशन दे रहा है. 720 700 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर पोजिशनल लिहाज से थोड़ा इस काउंटर को ऐड करके चल सकते हैं. 800 और 850 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं. समीर सर, पावर स्पेस इज बैक इन एक्शन. एक मुझे याद है कि 2 साल पहले जब हम बात करते थे तो आपको आरईसी, पीएफसी के बारे में हम बात करते थे, तो उसके बाद द काइंड ऑफ मोमेंटम दैट वी सॉ इन दोस स्टॉक्स, और अब करेक्ट होके उन्हीं लेवल्स के आसपास फिर आ चुके हैं. सो पावर इज अ स्पेस, जैसे कि आपने कहा कि ग्रेजुअल बाइंग आप कर रहे हैं. पावर की कोई वेटेज है आपके शॉपिंग लिस्ट में और कितनी है? और ये भी बता दीजिएगा कि कौन से सेक्टर की सबसे ज्यादा वेटेज है आपकी शॉपिंग लिस्ट में? तो पावर सेक्टर में डेफिनेटली वेटेज है एंड इट्स अ डिसेंट वेटेज. तो देर आर कंपनीज अक्रॉस द बोर्ड पावर सेक्टर में जहां पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं. आपने राइटफुली कहा कि पावर सेक्टर इज समथिंग दैट इज गोइंग टू डू वेल और फोकस में रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये कोई भी वेकअप कॉल इंडिया के लिए रहा है, इट इज दिस वॉर दैट हैज हैपेंड जहां हमारा क्रूड, एलपीजी रिस्ट्रिक्ट हुआ है. और मिडिल ईस्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पेन पॉइंट और अ प्रॉब्लम पॉइंट whether this Iran war ends or not. So when we are so dependent on crude, we need to reduce that. वो कम करना है. अगर वो कम करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? We can develop more alternative sources of power. It could be renewable, it could be thermal, but whatever what जो भी हम करें, we need to increase dependence within the country rather than from imports. तो मेरे हिसाब से रिन्यूएबल इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफैक्टर्स इसमें. क्योंकि इफ वी से वी वांट टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन क्रूड, तो कौन से सेक्टर्स है जो क्रूड ज्यादा यूज करते हैं? एक है ऑटोमोबाइल सेक्टर. तो गवर्नमेंट नीड्स टू कम अप विद सम सॉर्ट ऑफ पुश फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन व्हीकल्स.
अगर वो गवर्नमेंट वहां पे पुश करती है तो इट ऑटोमेटिकली रिड्यूसेस आवर डिपेंडेंस ऑन क्रूज। सेकेंडली, ये एक दूसरा सिचुएशन आया है जहां एलपीजी नहीं मिल रहा है, तो मेनी पीपल आर बाइंग इंडक्शन कुकर्स। तो मे बी इंडक्शन टॉप्स टू रिप्लेस रेगुलर कुकिंग स्टोव्स जो इंडिया में है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो इलेक्ट्रिसिटी यूज उसमें बढ़ सकती है, राइट? बिकॉज इवेंचुअली इज रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड करेक्ट। वी कैन प्रोड्यूस दैट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग ग्रीन, यानी कि सोलर या विंड, देन दैट डेफिनेटली हेल्प्स अस, क्योंकि सोलर और विंड का कॉस्ट इतना लो है, प्लस गवर्नमेंट को जो सब्सिडी देनी पड़ रही है वो निकल जाएगी। So, there's a multifold benefit that can come if the government wants to do it. पर initiative जो आना चाहिए वो गवर्नमेंट से आना चाहिए. So we will obviously want to see what position the government takes on this, how they implement it, क्या benefits देते हैं, because benefits आपको upfront देने पड़ेंगे. एक बार उनका implementation हो जाता है, then automatically जब cycle चालू हो जाती है, then the ball keeps rolling in that direction. But focus should remain renewable पे, और रिन्यूएबल पे 3 स्टॉक्स है जहां पे हमारा इन्वेस्टमेंट है. वन इज स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर, जो सोलर प्लांट सेटअप करती है. दे डोंट ओन द सेल मैन्युफैक्चरिंग या पैनल मैन्युफैक्चरिंग, दे डोंट ओन द पावर प्लांट्स, वो लोग प्योरली मैन्युफैक्चर सेटअप करते हैं एंड दे एग्जिट दैट प्रोजेक्ट. तो वो एक है. दूसरा है केपीआई ग्रीन, जो मिक्स्ड करती है. So the KPI Green also sets up its own solar plants and also यानी कि IP करते हैं, and they also set up for third party जहाँ पे they own, operate, they don't own, they operate and manage, but the ownership lies with the company, और वो power evacuation करती है, and for that they charge a particular fee, तो वो fee based income आती है. So we believe कि KPI Green, जिसका land bank इतना बड़ा है, जिनके पास already काफी large size है, scaling up हो रहा है, वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी. और थर्ड है सुजलॉन एनर्जी, जहां पे हम काफी पॉजिटिव है, क्योंकि विंड एनर्जी का अगर पुश आता है तो वो लार्जेस्ट प्लेयर है, उनकी ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है. स्टॉक 76 से करेक्ट होके अबाउट 40 तक आया है, वहां पे एक फोकस है. और अगर फिर आप पावर सेक्टर में प्ले कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपने जो कहा पीएफसी आरईसी, 2 प्लेयर्स है जो अगर ये सब सेटअप होएगी तो दीज आर वेरी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस. तो कैपिटल कहाँ से आएगा? फंडिंग डेट से आएगा. डेट कौन देगी? बैंक्स देगी. कंपनीज लाइक पीएफसी आरईसी जो फोकस करती है यहाँ पे वो करेगी. सो यू कैन ऑल्सो फोकस इन दैट, नॉट ओनली इन दी बैंकिंग स्पेस बट ऑल्सो इन द एनबीएफसी स्पेस. और बैंकिंग का वेटेज, आपका जो क्वेश्चन था, इज द हाइएस्ट, एनबीएफसी एंड बैंकिंग इज द हाइएस्ट वेटेज वी हैव इन आवर पोर्टफोलियोज, and that will not change. Yes, banking में थोड़ा पेन आ सकता है in the near term because certain MSMEs जो लोन लेके बैठे हैं, बिकॉज एंड जो ये जो फ्लक्चुएशन क्रूड ऑयल उनकी डेरिवेटिव्स में आ रहे हैं could affect their businesses and that could lead to some pain points, but वो बहुत small percentage of the overall book होने वाली है, and I think they will be able to tide them over. So near term and short term and medium term could be थोड़ा risk related, but long term बहुत ज्यादा positive है. So those are the banking में इंडसइंड बैंक लिया है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिया है, एचडीएफसी बैंक लिया हुआ है. These are the 3 that we've added on. हमने पीएफसी आरईसी ये फॉल में नहीं लिया, बट वी आर पॉजिटिव. नीलेश जी, आज ऑटो स्पेस में भी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है. भारत फोर्ज में करीबन 3.25% का इजाफा है. एक करेक्शन भी हमने देखी थी और एक बार फिर 1800 के ऊपर ये काम दर्ज करते हुए. एमएनएम 3% ऊपर है और हीरो मोटो, टीवीएस मोटर्स, मदरसन सब में करीबन 2 से 3% का इजाफा देखने को मिल रहा है. ऑटो स्पेस इस समय आपकी क्या रणनीति है? कोई पसंदीदा स्टॉक्स जो चार्ट्स पे अच्छे लग रहे हैं? बिल्कुल मैम, देखिए ऑटो स्पेस पर हमारा ध्यान पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है. इनफैक्ट एक 1 मंथ, इनफैक्ट 2-3 महीनों से थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमने यहाँ पर जरूर देखा है, बट जिस हिसाब से रिबाउंड हम देख रहे हैं पिछले 3 दिनों में, स्पेसिफिकली 2 व्हीलर स्पेस पे थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा आ रहा है. टीवीएस मोटर, हीरो मोटो, बजाज ऑटो, इनफैक्ट ये तीनों ही स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है. तो मेरे ख्याल से यहाँ से जो पुल बैक है वो कंटिन्यू हो सकता है. एज फार एज टीवीएस मोटर इज कंसर्न, 3700 3800 तक का पुल बैक हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं. 3450 के स्टॉप लॉस से किसी के पास है तो बने रहें और फ्रेश खरीदारी डिक्लाइन पे करके चल सकते हैं. इसके अलावा ऊपरी स्तरों पर 3300 से 3400 तक की अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं. 3100 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं. तो ओवरऑल ऑटो स्पेस पर ध्यान पॉजिटिव साइड में बना हुआ है. नीलेश, अगर हम अपस्ट्रीम कंपनीज की बात करें, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, ऑयल इंडिया, इनमें एक अच्छा मोमेंटम था. वहीं एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी में दिक्कत थी क्योंकि
क्रूड के दाम जो है वो ऊपर की तरफ उनका रुझान है। ऑयल एंड गैस स्पेस में आपको क्या पसंद है? हाँ देखिए, ओएमसी स्पेस फिलहाल के लिए अवॉइड है। जिस हिसाब से क्रूड ऑयल लगातार एलिवेटेड लेवल पर सस्टेन कर रहा है, $100 के ऊपर है फिलहाल। जब तक वहां पर कोई डिसेंट करेक्शन नहीं आता है तब तक ओएमसी स्पेस से बेहतर होगा कि थोड़ा सा दूर रहें। बट उसके अलावा चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल, ये काउंटर्स की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों में लगातार एक अच्छा खासा मोमेंटम हमने यहाँ पर देखा है। हाइट एंड हाइट फॉर्मेशन भी बना है। तो चेन्नई पेट्रो हालांकि आज एक प्रॉफिट टेकिंग जरूर है, क्लोज टू 5% की डिप है, बट ब्रॉडर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 1050 1070 तक की अपसाइड फीस यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो और अगर गिरावट होती है तो इसे ऐड करके चल सकते हैं 950 के स्टॉप लॉस से। वहीं एमआरपीएल पर भी सिमिलर भी होगा। थोड़ी सी अगर डिप मिलती है 190 188 की रेंज में तभी यहाँ पर इसे ऐड करें। 178 के स्टॉप लॉस से फीस यहाँ पे 200 210 तक की अपसाइड हमें गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकती है। हमेशा आर यू प्रेफरिंग लार्ज कैप्स ओनली या फिर स्मॉल कैप और मिड कैप में, जहां पे अब बातें ऐसी हो रही है क्योंकि स्टीप करेक्शन देखने को मिला था तो ब्रॉडर मार्केट्स कैन डू एंड आउट परफॉर्म द बेंचमार्क्स, आप यही समझते हैं? और अगर ऐसा है तो स्मॉल कैप और मिड कैप्स में आपके प्रेफर्ड बेट्स क्या होंगे? तो आई एम मार्केट साइज एग्नोस्टिक, यानी कि आई प्रिफर इंडिविजुअल स्टॉक्स ओवर लुकिंग एट लार्ज कैप स्मॉल कैप। देखिए, large cap will probably perform faster or better than mid and small in the near term. जब भी रैली आएगी, it will be more focused of course in the short term in the large cap, and वो स्पेस ज्यादा बढ़ेगा इन द शॉर्ट टर्म। बट अगर आप देखिए तो अपसाइड पोटेंशियल अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा है फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव, क्योंकि वो स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं। So valuation comforts have come, plus ये companies could be able to grow at a faster clip based on जो आप space में हैं जहाँ पे large cap का उतना focus नहीं है। So it's not necessary to look at a company only on the size, but to look at कि वो कर क्या रही है। So like I told you कि हमने power sector में जो stocks लिए, we have not bought NTPC जो largest player है, we have not bought Tata Power जो largest player है, we have bought companies which are outside the large cap space। बैंकिंग में HDFC एक लार्ज कैप में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, बट वी हैव आल्सो बॉट इंडसइंड बैंक एंड IDFC फर्स्ट बैंक, सो इट इज वेरी स्टॉक स्पेसिफिक। और अगर आप बात करें तो ऑटो में भी आई एम नॉट बाइंग मारुति व्हिच इज द लार्जेस्ट प्लेयर, आई एम लुकिंग एट टाटा मोटर्स जो करेक्ट हुआ है, व्हिच इज अ लार्ज प्लेयर नो डाउट, बट it has fallen significantly and has more upside potential। फिर सोना BLW करके एक कंपनी है, सोना कॉमस्टा, जो ऑटो एंसिलरी कंपनी है। It's been under some pressure ever since the promoter died, but अगर आप देखें तो ऑपरेशनली वो कंपनी बहुत अच्छी कर रही है, we believe they will continue to do well, so that is one space। फिर हम जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस में देख रहे हैं तो एक कंपनी है जो हमने एक्चुअली लिया हुआ है, एंड आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई वी आर बाइंग राइट नाउ आल्सो IGIL करके, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, वो डायमंड रेटिंग करती है। तो वी बिलीव कि ज्वेलरी बिजनेस विल पिक अप इवेंचुअली। वो लोग ज्यादा they are also focusing a lot on lab grown diamonds। lab grown diamonds का adoption increase हो रहा है, only about 2 to 3% of the world is buying lab grown diamonds, but जैसे वो scale up होता है and it goes to 20-25%, तो look at the opportunity for rating those diamonds, and they can be done in much larger quantities, क्योंकि if 2% of the world can buy diamonds, lab grown diamonds 25% of the world can buy, so the market can expand significantly। So the ability to earn for them goes up। debt free company, cash rich है, वो अच्छा है। फिर कंपनी हमने अपने ली है यूरेका फॉर्ब्स। लेट मी आल्सो स्पेसिफाई कि one of the directors in Eureka Forbes is a very close family member, but that is a company जो water में home water purification में है। of course Eureka Forbes यानी कि AquaGuard, everyone knows the brand। they also do vacuum cleaners जो robotics में है, and they are also doing air purifiers। तो वो opportunity बहुत large है। Today only 7% of India, not even 7, 6% of India has water purifiers in their home। मैं नहीं बोलता हूँ कि 100% should have, but कोरिया में 78% of people have water purifiers। अगर आप 15% भी पहुंच जाते हैं तो मार्केट यहाँ से डबल होगा। So look at the scope of growing this kind of a business। वैक्यूम क्लीनर्स में 2% of the market has vacuum cleaners या 1%, तो let's assume कि 10% goes to vacuum cleaners। हम मालूम है हमारी एयर क्वालिटी इतनी खराब है ड्यूरिंग द विंटर सीजन, तो लुक एट द एयर प्यूरिफायर बिजनेस जो, so stocks like this जहां लो डेट ग्रोथ है,
वहां पे अगर आप फोकस करोगे तो आपको रिटर्न शायद ज्यादा मिलेंगे कंपेयर टू जस्ट प्योर लार्ज कैप, जस्ट बिकॉज दे आर लार्ज Sure. कैप के लिए। नीलेश, दो स्टॉक्स के बारे में पूछूंगी, फिर आप अपने रडार पे जो आपके स्टॉक्स है वो बता दीजिएगा। एक तो आप अर्बन कंपनी को देखिएगा। एसबीआई म्यूचुअल फंड हैज एक्वायर्ड 4% एडिशनल स्टेक, तो अब स्टेक जो है वो 5% से ज्यादा का हो गया है। इसमें अच्छा मोमेंटम है। और दूसरा जयप्रकाश पावर, जेपी पावर, जहाँ पे एनसीएलटी ने हैज अप्रूव्ड टेक ओवर ऑफ जयप्रकाश एसोसिएट्स बाय अडानी एंटरप्राइजेस। तो ये दो स्टॉक्स, एंड देन आपका जो योर स्टॉक लिस्ट जो आपको पसंद है। बिल्कुल देखिए, दोनों ही स्टॉक पर फिलहाल खरीदारी की सलाह नहीं है। सबसे पहले अर्बन कंपनी, ऑलरेडी हम 19-20% का उछाल आज देख चुके हैं, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। हालांकि जो मोमेंटम है वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, 140-150 तक भी ऊपरी स्तर पर जाने की यहाँ पर संभावना है। बट किसी के पास अगर ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे, 120 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं और ये मोमेंटम को राइड कर सकते हैं, बट फ्रेश खरीदारी अवॉइड करें। सिमिलरली जेपी पावर, देखिए ब्रॉडर स्ट्रक्चर अभी भी वीक है, मियरली एक पुल बैक प्ले है ऑन द बैक ऑफ न्यूज, बट यहाँ पर कोई फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं होगी, हमारे साइड से अवॉइड करने की सलाह होगी। यहाँ पर जो मेरी ओर से खरीदारी वाले काउंटर है, सबसे पहले रियल एस्टेट स्पेस पे हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, तो रियलिटी स्टॉक्स हमें यहाँ पर पसंद आ रहे हैं फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म टेक्निकल पुल बैक। गोदरेज प्रॉपर्टीज इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं 1680 से 1700 तक की अपसाइड को प्ले करने के लिए। यहाँ पर स्टॉप लॉस अपना होगा 1600 का, 1600 का स्टॉप लॉस लगाएं और 1680 से 1700 तक का मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वही जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया का ओवरऑल ब्रॉडर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और रीसेंट करेक्शन यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है फ्रेश एंट्री के लिए। आज से 4600 के स्टॉप लॉस से कमिंस इंडिया को लॉन्ग करने की सलाह होगी। यहाँ पर ऊपरी स्तर पर 4800 और 4900, 4800 एंड 4900 के टारगेट हमें शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। समीर सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू मैम। तो प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं और बाजार में जो है उठक-पटक बिल्कुल जारी है और निफ्टी इस समय हरे निशान में कामकाज करते हुए, सेंसेक्स में भी हरा निशान देखने को मिल रहा है और बैंक निफ्टी भी 350 अंक की मजबूती के साथ कामकाज करते हुए 23,787 इज द लेवल फॉर निफ्टी। चलिए अब इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। 1 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी, जहां आपके सवालों के जवाब लेके हम हाजिर होंगे। रचित हमारे साथ होंगे। तो जितने भी आपके सवाल है उन्हें पोस्ट करिए कमेंट सेक्शन में, उसे हम 1 बजे के कार्यक्रम में शामिल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग जागर बिजनेस एंड आई विल बी बैक एट 1।